I hereby declare the G20 summit in Bali of Indonesia hereby closed. Thank you. And the throne of the leadership I convey to Prime Minister Modi of India. वसुधैव कुटुम्बकम्। सारे व्यूअर्स को एडस्ट्रा टीम की तरफ से नमस्कार। वेलकम टू आवर डियर व्यूअर्स। ये जो वीडियो है इट इज मोर अबाउट द ग्रुप ऑफ 20 G20 एक इंटरनेशनल ग्रुप है, इंटरनेशनल फोरम है और जिसकी अध्यक्षता 2022-23 में भारत को मिली है एंड इंडिया इज गोइंग टू होस्ट द G20 समिट इन न्यू दिल्ली on September 9th and 10th of 2023। ये जो सितंबर सेकेंड वीक है ये भारत के लिए एक गौरवपूर्ण अवसर रहेगा और हर भारतवासी को इस बात को लेकर गर्व होना चाहिए क्योंकि G20 अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ग्रुपिंग है जो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसकी एक अगर ड्राइवर बताई जाए तो G20 को माना जाता है आज के डेट में। जो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, इनकी आवाज को वर्ल्ड ऑर्डर में, वर्ल्ड के पूरी जो विश्व की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें इनकी आवाज को एक महत्वपूर्ण आवाज मानना यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। इस नजर से G20 को एक इम्पोर्टेंट प्रीमियर इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम माना गया है। मैं बताना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को कि जो ग्रुप ऑफ 20 है, G20 है, उसमें मेंबर्स कौन कौन है। लेकिन ये आप सबकी जाहिर सी बात होगी कि मेंबर्स बताइए आप, लेकिन उससे पहले जो हमें ये समझना चाहिए कि इंडिया's G20 presidency has been the unique. The G20 itself is unique and India's presidency is special because the world today is far more complicated because of a once in a century pandemic and an ongoing conflict। ये जो यूक्रेन रशिया क्राइसिस चल रही है, the state of the world is far more worrisome। In such a situation, who can step forward and find a middle ground? ये सवाल है। There are east west north south divides। Who can bridge this? The country should not be neutral but command respect and have something to show to the world। That is India। और यही भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है, इंडिया होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फ्रॉम December 1 to 30th November 2023। ये 18th समिट होगी G20 की जो September 9 and 10 को न्यू दिल्ली में होगी एंड इट विल बी हेल्ड एट द भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर इन प्रगति मैदान, जिसमें 20 लीडिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आएंगे। अब जेन्युइन क्वेश्चन है कि जो G20 आप बता रहे हैं, G20 के मेंबर्स कौन कौन है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने अल्फाबेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है। G20 के मेंबर्स अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी,
इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएस एंड द यूरोपियन यूनियन। इसमें कुछ गेस्ट कंट्रीज भी आते हैं। इनको G20 प्रेसिडेंसी में चाहे कोई भी कंट्री हो, कुछ गेस्ट कंट्रीज को बुलाते हैं टू हैव ए वॉइस ऑफ द मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम स्टेक्स इन द वर्ल्ड। तो बांग्लादेश हो गई, इजिप्ट हो गई, इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंडर इन कंट्रीज को बुलाई गई है। बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नेदरलैंड्स, सिंगापुर, नाइजीरिया। ओके, बात की जाए तो ये है भारत मंडपम, जो प्रधानमंत्री जी ने जुलाई के महीने में इसका इनॉग्रेशन किया था। जो G20 की प्रेसिडेंसी है, इट रोटेट्स एवरी ईयर among its members, with the country that holds the presidency working together with its predecessor and successor, और इसी को बोला जाता है ट्रोइका, to ensure the continuity of the agenda। और प्रेजेंटली जो ट्रोइका है उसमें इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील आते हैं। जो G20 लोगो है, इट बियर्स ए लोटस, आप देख सकते हैं, एंड द मैसेज ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, बिलीव इन द ग्लोबल हार्मनी। ये जो 7 पेटल्स है ना इस लोगो में, ये रिप्रेजेंट करती हैं 7 कंटिनेंट्स ऑफ द ग्लोब एंड 7 नोट्स ऑफ द म्यूजिक। जो लोटस फ्लावर है, ये सिंबलाइज करता है हमारी पुरानी विरासत, पुरानिक हेरिटेज, हमारी जो आस्था है, बिलीफ, और हमारी जो बौद्धिकता है, इंटेलेक्चुअलिज्म। ये जो वसुधैव कुटुंबकम वर्ड है, इट इज ड्रॉन फ्रॉम द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट ऑफ द महाउपनिषद एंड इट इज आल्सो पार्ट ऑफ संस्कृत टेक्स्ट हितोपदेश। और ये जो G20 लोगो है ना, उसके नीचे जो भारत लिखी गई है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। ये जानना इसलिए जरूरी हो जाता है बिकॉज जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं, इन्हीं बेसिक्स को टारगेट किया जाता है। आप G20 के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन G20 की लोगो क्या है वो हम नहीं समझते, क्या मैसेज है उसको हम नहीं समझते हैं। द मैसेज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर underlines about the equitable growth and shared future of all. It signals the need for unity of purpose as well as unity of action. India's efforts will be to ensure that there is no first world or third world, but only one world. India, with its mantra of one sun, one world, one grid, has called for a renewable energy revolution in the world. भारत ने वन वर्ल्ड वन हेल्थ की भी जो कैंपेन शुरू की थी टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल हेल्थ, एंड नाउ इन G20 also our mantra one earth, one family, one future। ये जो थॉट्स हैं, वैल्यूज हैं, इट शोज अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। जो की एलिमेंट है ना G20 प्रेसिडेंसी में, इट इज टेकिंग द G20 क्लोजर टू द पब्लिक एंड मेकिंग इट पीपल्स G20। To realize this, citizen engagement and large-scale public participation through various Jan Bhagidari activities are being planned and conducted across the country। अलग-अलग स्टेट्स में, अलग-अलग सिटीज में G20 की समिट्स हुई हैं, मिनिस्टरियल मीटिंग्स हुई हैं, अलग-अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को इन समिट्स का हिस्सा बनाया गया है। सो इन ऑल इट इज अबाउट कनेक्टिंग विद द पीपल एट द ग्रासरूट लेवल, जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन। कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। G20 क्या है, क्यों है, इसकी जेनेसिस क्या है। ओके, G20 accounts for 85% of the global GDP, 75% of the global trade, and around 70% of the world population. It is an important platform
to help build international consensus and facilitate coordinated approach between multilateral organizations. बेसिकली ये एक स्ट्रेटेजिक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड की मेजर डेवलप्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज को कनेक्ट करती हैं. It holds a strategic role in securing the future of global economic growth and prosperity by making the rules of global economic governance. G20 की जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1999 में हुई थी. उसकी जहां से शुरुआत हुई है 1999 में हुई है. In the backdrop of Asian financial crisis of the late 1990s, जो ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया में शुरू हुई थी एंड लेटर ऑन इट वाज अपग्रेडेड. मतलब G20 की फोरम जब बनी थी 1999 में, it was upgraded to the level of head of the state government on the backdrop of the global financial crisis in 2007. और 2009 में it was designated as the premier forum for international economic cooperation. G20 की कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट है जानना. जो प्रेसिडेंट कंट्री है वो हर साल एक टेम्पररी सेक्रेटेरिएट सेटअप करते हैं. करंटली G20 कंप्राइजेस गवर्नमेंट, मतलब उसकी जो दो डिविजन्स होती हैं, एक गवर्नमेंट एक नॉन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट डिवीजन, गवर्नमेंट साइड हैज टू ट्रैक्स, एक बोलते हैं शर्पा ट्रैक, एक होता है फाइनेंस ट्रैक. जो शर्पा ट्रैक होता है इट इज मतलब वो 13 उनके अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे अलग अलग हेड होती हैं, सब्जेक्ट्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक होगी एंटी करप्शन, एग्रीकल्चर, कल्चर, डिजिटल इकोनॉमी, डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस एंड रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन, एजुकेशन वगैरह वगैरह. ये जो शर्पा ट्रैक होती है इट इज लेड बाय द शर्पास. एंड हमारे जो नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ थे अमिताभ कांत, वो इंडिया के शर्पा हैं ड्यूरिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी. सिमिलरली द फाइनेंस ट्रैक वो भी 8 अलग अलग सब्जेक्ट्स पे काम करती है. एग्जाम्पल के तौर पे ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर हो गया, जॉइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क फोर्स हो गया, एटसेट्रा. सो इसको लीड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर. हमारे मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं और करंट आरबीआई के जो गवर्नर हैं सेंट्रल बैंक, शक्तिकांत दास हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है इंडिया की प्रेसिडेंसी में इसमें जो स्पेशल चीज हुई है, एक हमने वर्किंग ग्रुप बनाया है डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस पे जो पहले नहीं था, और एक एंगेजमेंट ग्रुप है जिसमें स्टार्टअप को फोकस किया गया है. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. इनके अलावा अलग अलग एंगेजमेंट ग्रुप्स भी होती हैं जो ये हम बात कर रहे हैं G20 समिट कैसे ऑर्गेनाइज की जाती हैं, कैसे होती हैं G20 की समिट्स. G20 की समिट्स होने के दो अलग अलग डिविजन्स हैं, एक गवर्नमेंट एक नॉन गवर्नमेंट. तो हमने गवर्नमेंट डिविजन्स में बात की शर्पा एंड फाइनेंस ट्रैक की. ओके, अब बात आते हैं जो इसमें 11 एंगेजमेंट ग्रुप्स होते हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, इंडिपेंडेंट बॉडीज हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल के तौर पे बिजनेस 20 हो गया, सिविल 20 हो गया, पार्लियामेंट 20 हो गया, साइंस 20 हो गया, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 हो गया, थिंक 20, वुमेन 20, यूथ 20. दीज आर द वेरियस एंगेजमेंट ग्रुप्स ऑल्सो, जो हमने लिखा है नॉन गवर्नमेंट साइड एज एंगेजमेंट ग्रुप्स. तो ये था G20 की जो वर्किंग प्रोसीजर है, कैसे अलग अलग प्रोसेस में समिट होती हैं पूरी साल भर. जो इंडिया जब से G20 प्रेसिडेंसी को अपनाया है, तो व्हाट आर द डायमेंशंस, व्हाट आर द फैक्टर्स that India has taken into while conducting the G20 summit. So these are the various working mechanism of G20 summit. Okay. अब हम बात करते हैं रिसेंटली
लास्ट G20 समिट जब हुई थी इंडोनेशिया में, तो क्या हाइलाइट्स रहा है, और पिछले सालों में G20 में जो अलग-अलग एस्पेक्ट्स हैं, इकोनॉमी हो गया, हेल्थ हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर हो गया, तो इन डायमेंशंस में क्या डेवलपमेंट्स रही हैं रिसेंटली। ओके, लास्ट ईयर जब G20 समिट इंडोनेशिया में थी, द बाली डिक्लेरेशन ऑफ 2022 वाज अडॉप्टेड, जिसमें यह बताई गई कि टू अपहोल्ड द इंटरनेशनल लॉ and said the use or threat of use of nuclear weapons is inadmissible। और प्रधानमंत्री जी का जो मैसेज था कि टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर, यही मैसेज बाली डिक्लेरेशन में रिफ्लेक्ट होती है, फॉर ए पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर हम अलग अलग डोमेन की बात करें कि इकोनॉमिकली G20 में क्या रहा है पिछले सालों में, तो G20 लीडर्स एंडोर्स करते हैं 15% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स डील टू मार्क द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर मोर जस्ट एंड फेयर। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्राइसिस ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द पुअर को एक डबल व्हेमी बताया है। मतलब एक तरफ लैक ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी है, एक तरफ क्राइसिस ऑफ एसेंशियल गुड्स है, ये दोनों अपने आप में मिलके एक बहुत बड़ा डेंजर बन रहे हैं। पीएम मोदी कॉल्ड फॉर ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पोस्ट कोविड-19 पीरियड, और हम G20 की समिट्स के दौरान ये कमिटमेंट की गई है कि टू इरेडिकेट द एनर्जी पॉवर्टी। दूसरी बात, तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक 5 पॉइंट इकोनॉमिक रिकवरी एजेंडा बनाई गई थी अंडर 2022 इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के दौरान, जिसमें कुछ पॉइंट्स थे लाइक स्टेइंग अजाइल फ्लेक्सिबल इन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, प्रोटेक्टिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रमोट फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए आपको लगातार एफर्ट्स देनी पड़ेगी, एंड इन्वेस्टमेंट फॉर लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। There is equal stress on the importance of the creditors in sharing the fair burden. Efforts to combat money laundering, terror financing to be stepped up, and support the FATF roadmap, Financial Action Task Force। जो एक और क्रूशियल चीज होती है अगर इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से समझी जाए, तो G20 नेशंस IMF इनिशिएटिव एक है, रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट को सपोर्ट करती हैं, और इसका काम क्या था, टू अलाउ द IMF मेंबर नेशंस टू लेंड देयर IMF रिजर्व्स टू अदर कंट्रीज फॉर कन्फ्रंटिंग मॉनेटरी एंड फिस्कल चैलेंजेस ड्यू टू कोविड पेंडेमिक एंड क्लाइमेट चेंज। ये बात हो गई इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से। कमिंग टू द हेल्थ पर्सपेक्टिव, इंडियाज विजन ऑफ वन अर्थ वन हेल्थ, या फिर कहा जाए द कोलैबोरेटिव अप्रोच इन द इंटरनेशनल डोमेन टू फाइट द पेंडेमिक। G20 एक जॉइंट फाइनेंशियल हेल्थ टास्क फोर्स को एस्टेब्लिश करती है टू स्ट्रेंथन द पेंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स। As of now, G20 has raised $2 billion for a global pandemic health fund। ओके, और ये थी G20 में हेल्थ को लेकर क्या इंपोर्टेंट डेवलपमेंट रही है। एक ग्लोबल पेंडेमिक हेल्थ फंड बनाई गई है जिसमें $2 बिलियन अब तक रेज की जा चुकी हैं, एंड इट इज टू बी मैनेज, द वर्ल्ड बैंक मैनेज दिस फंड फॉर द लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स डायमेंशन में, जिसमें प्रधानमंत्री ने रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन को ज्यादा इंपोर्टेंस दिया है, एंड मेकिंग इंडियन पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी एंड सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। इसकी बात अगर की जाए तो इसमें ज्यादातर ये होती है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम है,
वो उसको कैसे इंक्लूसिव एक डेमोक्रेटिक नेचर में बनाए मेंटेन की जा सके, और ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम भी एक रहा है G20 में, अगर ट्रेड कॉमर्स की बात की जाए। अगर हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो लीडर्स मेड अ कमिटमेंट टू रीच द कार्बन न्यूट्रलिटी बाई एंड अराउंड मिड ऑफ द सेंचुरी, जिसमें 1.5 डिग्री तक का ग्लोबल टेम्परेचर को लिमिट करने के लिए लगातार एफर्ट्स करनी पड़ेगी। आपको बताना चाहूंगा कि जो 2021 रोम समिट हुई थी इटली, उसमें इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी वाज लॉन्च टू कैटलाइज द रिडक्शन ऑफ मीथेन एमिशंस। और फिर जैसे यहाँ पे लिखा गया है, द टू अडॉप्ट दिस 2020 ग्लोबल डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होती है रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी, G20 इसको एक्सेप्ट करते हैं, कोशिश करते हैं इसको फॉलो करने के लिए, एंड दे आर डूइंग इट। इस जानकारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2021 है, उसमें यह बताई गई थी कि जो मोस्ट G20 नेशंस नॉट एनफ टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री। इंडिया की पर कैपिटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर लोअर देन G20 एवरेज, और इंडिया ने अपनी जो एनडीसी टारगेट है वो भी अचीव कर ली है आज के डेट में, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो G20 कंट्रीज हैं कलेक्टिवली अकाउंट फॉर 75% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। बाकी जैसे यहाँ पे लिखा गया है, G20 मेंबर्स प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ $1.4 ट्रिलियन इन पब्लिक मनी टू सपोर्ट फॉसिल फ्यूल्स इन 2022। ये इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आप बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज, कार्बन न्यूट्रलिटी, लेकिन G20 के जो मेंबर्स हैं वो अपने आप में लगभग 116 लाख करोड़ की जो सब्सिडीज के थ्रू फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं। जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है, उनकी एक प्रपोजल रही है G20 में क्लाइमेट सॉलिडारिटी पैक्ट को लेकर, जिसमें all big emitters make the extra efforts to cut the emissions and wealthier countries mobilize financial and technical resources to EMDEs, emerging market developing economies। अगर टेक्नोलॉजी की डोमेन में बात की जाए तो मोटा मोटी ये रहा है कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन फ्रेमवर्क टू हार्नेस द डिजिटलाइजेशन, और एक क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी बनाई गई है, और फिर एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है टू डेवलप द डिजिटल स्किल एंड डिजिटल लिटरेसी among the women, girls, vulnerable sections। बात करते हैं इंडिया और G20 के बीच क्या रिलेशन रहा है और क्या इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है G20 को लेकर। पहली बात, इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ G20। सेकेंड इज, इंडिया इज ए क्रिटिकल प्लेयर इन ग्लोबल इकोनॉमी फॉर ग्लोबल ग्रोथ। थर्ड इज, इंडिया इज मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी टुडे। इंडिया जो इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी वर्ल्ड ने ड्यूरिंग कोविड देखा है। द वैक्सीन मैत्री, द इंडिया इज said to be the pharmacy of the world। And the next thing is, India offers an opportunity to also champion the cause of the global south, developing and underdeveloped countries। रिसेंट टाइम्स में इंडिया की कुछ प्रपोजल्स रही हैं G20 समिट्स में। एग्जाम्पल के तौर पे द इंटरनेशनल एक्शन ऑन टेररिज्म, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के साथ को लेकर, ग्लोबल टैक्सेशन को लेकर, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क, टू डील विद द न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान
अभी जो चल रही है, इंडिया का ये कहना कहना रहा है कि टू कम टू द प्रिंसिपल ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। और आपको बताना चाहूंगा कि इस साल जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की अध्यक्षता कर रहा है, सरकार ने G20 की समिट को लेकर, G20 की पूरी प्रेसिडेंसी को लेकर यूनियन बजट में अराउंड 990 करोड़ एलोकेट की गई थी। दिस फॉर योर फैक्ट्स, फन फैक्ट्स यू कैन से। G20 की इंपोर्टेंस क्या रही है, ये जानते हैं। एक तो इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप इंक्लूडिंग द डेवलप्ड एंड इमर्जिंग कंट्रीज। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का ये एक बहुत बड़ा पिलर है बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस। इट हैज द रोल इन सेटिंग द पाथ फॉर फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या डेवलपमेंट्स रही है G20 की अगर बात की जाए, पहला है डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव, जिसमें कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेट ट्रीटमेंट्स बियॉन्ड DSSI, जो G20 और पेरिस क्लब कंट्रीज के बीच रही है। और दूसरा है G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल रोड मैप। द नेक्स्ट इज द G20 रोड मैप फॉर एनहांसिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। और फिर G20 प्रिंसिपल्स फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। देन दिस OECD and OECD G20 two pillar international tax package। और फिर आता है टू क्रिएट दिस फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड फॉर द पेंडेमिक के हिसाब, पेंडेमिक जैसे इश्यूज को टैकल करने के लिए। आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडिया पेरिस क्लब का हिस्सा नहीं है। अगर पेरिस क्लब हमने बात की तो पेरिस क्लब में इंडिया उसका मेंबर नहीं है। और पेरिस क्लब क्या चीज है, एक इनफॉर्मल ग्रुप है क्रेडिटर नेशंस का, जिसमें जो IMF को एश्योरेंस देते हैं टू सॉल्व द फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस, डेट क्राइसिस। इसमें जो 22 मेंबर्स हैं, 22 मेंबर्स हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट थिंग इज पेरिस क्लब मेंबर्स में इंडिया उसका पार्ट नहीं है, USA उसका पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम उसका पार्ट है, इवन देखा जाए तो चाइना भी पेरिस क्लब का मेंबर नहीं है, नॉर इवन द पाकिस्तान ऑल्सो। नेक्स्ट अचीवमेंट रही है G20 की अगर बात की जाए टू एड्रेस द ग्लोबल क्राइसिस, जैसे कि WHO लेड कोविड-19 सॉलिडारिटी रेस्पॉन्स फंड बनाई गई थी G20 की तरफ से। दिस 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस ऑल्सो। नेक्स्ट अचीवमेंट रहा है G20 की अगर बात करते हैं तो टैक्स रिफॉर्म्स, जो हमने बात की ऊपर PCD G20 टू पिलर इंटरनेशनल टैक्स पैकेज, उसी के बारे में मेजर बात है। टैक्स रिफॉर्म को लेकर ऐसा रहा है कि जो OECD BEPS प्रोजेक्ट है, ग्लोबल एंटी बेस इरोजन इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, it will help the low income developing countries benefit from the ongoing and wide ranging tax reforms to bring greater transparency to the international tax environment। 2021 की जो G20 समिट थी रोम में, उसमें लीडर्स जो थे 20 मेंबर्स ऑफ द G20 ग्रुपिंग, they endorsed an agreement of 15% minimum tax as well as new rules to distribute some tax revenue from big multinational companies। अब G20
की अगर बात करते हैं तो इट ऑल्सो रिकास्ट द बायलेटरल टाइज, मतलब G20 समिट के दौरान बायलेटरल टाइज भी होती हैं। जैसे अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कंफर्म कर किया है कि जब वो भारत को पहुंचेंगे G20 समिट के लिए, 18th G20 समिट के लिए, he will be having the bilateral discussions with our prime minister also। एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है G20 के अचीवमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 2014 में G20 ने कमिट किया था कि टू रिड्यूस द जेंडर गैप इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बाय 25% बाय 2025। In support of this initiative, G20 also developed the national employment plans। फिर बात करते हैं G20 की अचीवमेंट्स की अगर, तो क्रिटिकल रोल इन द रेटिफिकेशन ऑफ द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द IMF। एक और रिमार्केबल चीज ये है कि ट्रोइका, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये ट्रोइका का हिस्सा है। एंड दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम व्हेन ट्रोइका वुड कंसिस्ट ऑफ 3 डेवलपिंग कंट्रीज एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। ये जो प्रेजेंट ट्रोइका है, इट इज ऑल्सो a movement of regional groupings like Southeast Asia, South Asia and others to seek greater economic convergence। ये हमने बात की G20 में क्या अचीवमेंट्स रहा है, क्या उसकी इंपोर्टेंस रही है G20 का। G20 के साथ कुछ इश्यूज भी हैं। एंड व्हाट आर दीज इश्यूज? लैक ऑफ इफेक्टिव पावर। G20 इज नॉट ए लीगली बाइंडिंग इंस्टीट्यूशन। और एक G20 की सबसे बड़ी इशू ये भी है कि आज के डेट में प्रेजेंटली जो एक असल एक कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है G7 along with European Union versus Russia and China in aspect of the Ukraine crisis and recent Taiwan dispute, South China Sea। इस वजह से एक कंसेंसस बेस्ड अप्रोच नहीं हो पाता है। और G20 का एक ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क तो है नहीं टू सेट द गोल्स एंड मेजर इट्स प्रोग्रेस। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की कमी है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ए फॉर्मल चार्टर ऑफ द ग्रुप। और मोस्टली G20 की मीटिंग्स जो होती हैं बिहाइंड क्लोज डोर होती हैं, अंदर ही अंदर, मतलब जो डिस्कशंस होती हैं, इसका कोई मतलब बेसिक फ्रेमवर्क नहीं है। कुछ पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शंस होती हैं जो G20 की, इट इज सेड टू बी सीन टू बी इन द लेंस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। ओके, जैसे एनकरेज द ट्रेड एग्रीमेंट दैट स्ट्रेंथन द लार्ज कॉर्पोरेशंस। इनइफेक्टिव मेजर्स नहीं है G20 को लेकर। इट इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग delinquent in combating the climate change and in failing with to address the social inequality। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, इट इज अंडर रिप्रेजेंटेड। ओके, बिकॉज जो क्रिटिक्स हैं दे आर्ग्यू दैट द ग्रुप इज ओवरली रेस्ट्रिक्टिव, और उसकी जो प्रैक्टिस ऑफ एडिंग द गेस्ट्स है ना, लाइक दोस फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज, is little more than a token effort to make the G20 reflective of world's economic diversification। एक तरफ आप कहते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है G20, लेकिन जो वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे बड़ा स्टेक्स रखते हैं अफ्रीकन कंट्रीज, इंडिया, दिस ब्राजील एंड और भी जो मेंबर्स हैं, इनकी वॉइस को कम इंपोर्टेंस तवज्जो दी जाती है। स्पेसिफिकली अफ्रीकन कंट्रीज की बात अगर की जाए G20 में। व्हाट इज द रोड अहेड फॉर G20? ये हमने लिखा है यहाँ। कंटिन्यूटी ऑफ इश्यूज होना चाहिए, बाइंड ऑल द कंट्रीज स्पेशली इमर्जिंग मार्केट में जो है, यूएन के साथ एक स्ट्रेंथन रिलेशन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी पे फोकस होनी चाहिए, ओपन, स्टेबल, ट्रांसपेरेंट, रूल्स बेस्ड ट्रेड को प्रायोरिटी देनी चाहिए,
और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन में सब हर किसी का इंपॉर्टेंट रोल एंड एफर्ट्स होना चाहिए. ओके. So, my dear viewers, G20 is a platform that focuses on people, planet, and prosperity. We need to restore the faith in the multilateralism, and multilateralism will have to be at the heart of growth in the future. Our G20 presidency would place India on the global stage and provide an opportunity for India to place its priorities and narratives on the global agenda. हम ये कहना चाहेंगे कि G7 एंड G20 के बीच में एक वर्ल्ड है, एंड इंडिया स्टैंड्स एट अ वेरी इंपॉर्टेंट डोरवे बिटवीन बोथ एज ए ब्रिज. ये हमने बात की G20 की क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस चैलेंजेस रही हैं एंड G20 का क्या फ्यूचर होना चाहिए. अब बात करते हैं कि जब हमने इतनी इश्यूज देखी और क्या डेवलपमेंट्स रहा है पिछले सालों में G20 को लेकर 2008 के बाद से, एक जेन्युइन क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या चेंजेस होना चाहिए G20 में. व्हाई वी नीड ए न्यू मॉडल ऑफ कोऑपरेशन. और इसमें पहला पॉइंट है मल्टीलेटरल कमिटमेंट्स आर फॉल्टरिंग. क्या है? द गवर्नेंस इन ए वर्ल्ड दैट इज स्टेडीली बिकमिंग मोर इक्वल नीड्स इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन. This is because the role of the United Nations and World Trade Organization in securing cooperation between donor and recipient country groups is losing centrality. Second is थ्री सोशो इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हो चुकी हैं. एक तरफ G7, एक तरफ चाइना रशिया, एक तरफ इंडिया एंड बाकी, एंड दे विल jointly set the global agenda. The third is strategic competition. Ukraine conflict, rival finance, expanding influence of the trade and value chains dominated by US China, and the reluctance of developing countries to take sides in the strategic competition as they have a real choice requires fresh thinking. To prevent the clash of ideas through reorientation, ये भी एक पैरामीटर बन जाता है न्यू मॉडल ऑफ कोऑपरेशन की अगर बात की जाए. The primary role of G20, which accounts for 95% of the world's patents, 85% of global GDP, 75% of international trade, and around 70% of world population, needs to be reoriented to prevent a clash of ideas to the detriment of the global good. और solution क्या है? Solution lies in the new conceptual model, seeking an agreement on agenda limited to principles rather than long negotiated endoin text. So ये एक पर्सपेक्टिव हमने इसमें ऐड की कि अगर G20 में इतनी इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, तब क्या होना चाहिए G20 का नया आउटलुक एंड व्हाट इज द न्यू मॉडल ऑफ कोऑपरेशन फॉर द G20. अब बात करते हैं सबसे क्रूशियल फैक्टर हमारी इस वीडियो में. जब इंडिया G20 प्रेसिडेंसी को होस्ट करने जा रहा है तो इंडिया के सामने क्या एजेंडा है? पहली बात, India's G20 presidency is a watershed movement, comes with a crucial responsibility at a very challenging time in world politics. India's presidency comes at a moment of geopolitical crisis, breakdown of global supply chain, crisis of climate finance. 2015 की जो पेरिस एग्रीमेंट में $100 बिलियन की कमिटमेंट थी वो आज भी नहीं हुई है. Global debt crisis and millions of people below poverty line due to the COVID. इंडिया के सामने जो एजेंडा होना चाहिए
इसमें यह है कि अंडरलाइन द नीड फॉर न्यू फ्रेमवर्क, रीडिफाइनिंग द कॉमन कंसर्न्स। पहला, presumed equality, that we are all in the same boat, recognized in the case of climate change, needs to be expanded to other areas with a global impact of redefining common concerns. दूसरा, emerging economies are no longer to be considered the source of problems needing external solutions, but also the source of solutions to shared problems. तीसरा, BRICS provides an appropriate model of governance institution suitable for the 21st century, जहां पे narrow group of states dominated by one power will not shape the agenda. Third is ensuring adequate food, housing, education, health, water, sanitation and work for all should guide the international cooperation. ये जो प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल हाउसहोल्ड्स and can guide the deliberation in other forum on problems that seem intractable in multilateralism. दूसरा चीज जो इंडिया को फोकस में रखना चाहिए कि टू अवॉइड द स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, इसमें प्रायोरिटी overriding the priority to development suggests avoiding strategic competition. Countries in the region will support building on the 1971 UN General Assembly Declaration designating for all time the Indian Ocean as a zone of peace and non-extension into the region for rivalries and conflicts that are foreign to it. इंडियन ओशन रीजन, जिसको जोन ऑफ पीस बताया गया था 1971 यूएनजीए डिक्लेरेशन में, इसको लेकर एक कंसेंसस होना चाहिए और जिसमें डेवलपमेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए टू अवॉइड द स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। ये नहीं होना चाहिए कि जो इंडियन ओशन में पुरानी राइवलरीज रही है, इंडियन ओशन रीजन में जो फॉरेन पावर्स रहे हैं उनके भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहा है वो इसका मुद्दा बन जाए। तीसरा चीज जो इंडिया के एजेंडा में होनी चाहिए, इंडियाज अप्रोच टू द G20 प्रेसिडेंसी, और वो क्या है? ग्रेटेस्ट चैलेंजेस कैन बी सॉल्व नॉट बाय फाइटिंग विथ ईच अदर बट बाय एक्टिंग टुगेदर। टेक्नोलॉजी गिव्स अस द मीन्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑन a humanity wide scale. Digital public goods that we have created are increasingly perceived by the world as delivering revolutionary progress. और यहाँ पे जो इंडिया की एक्सपीरियंस रही है, इट कैन प्रोवाइड द इनसाइट्स फॉर द पॉसिबल सॉल्यूशंस। डिजिटल इकोनॉमी की बात चल रही है। सी, आवर प्रायोरिटीज, G20 priorities will be shaped by the interest of the global south and emerge as the voice of the global south, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आते हैं। एक तो ग्लोबल फूड सप्लाई चेन, फूड, फर्टिलाइजर, मेडिकल प्रोडक्ट्स की जो चेन है उसको डिपोलिटिसाइज करनी चाहिए। ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होनी चाहिए मोस्ट पावरफुल कंट्रीज लाइक P5, G7। ओके, सो नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज G20 प्रेसिडेंसी में इंडिया का क्या रोल है और क्या इंपोर्टेंस है, और इंडिया क्या ला सकता है G20 में? व्हाट इंडिया कुड ब्रिंग टू द टेबल? पहली बात, housing 1/6 of humanity and with its immense diversity of languages, religions, customs, belief, India is a microcosm of the world. The presidency presents a unique opportunity for India's foreign policy to put its stamp on the global agenda.
जो भारत की G20 प्रेसिडेंसी है, ये भारत को एक यूनिक चांस प्रोवाइड करती है टू लीव इट्स लेगेसी and make the voice of humanity as a whole in this August Fora with a theme of one earth, one family, one future and promote the sense of oneness, universal sense of oneness. ये है इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट. एक तरफ आप 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी है, वर्ल्ड पॉपुलेशन है. दूसरी तरफ आप डाइवर्सिटी का एक लिविंग एग्जाम्पल है. In total, India will be projecting itself as the voice of humanity as a whole in this premier forum. प्राइमरीली इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी कुछ टॉपिक्स की अराउंड फोकस्ड है, जैसे कि ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, रेजिलिएंट ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीलेटरलिज्म, वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट the emphasis on 3F: food, fuel, fertilizer. In the backdrop of Ukraine crisis, the US-China rivalry, India is a crucial player in the post-COVID world order to continue the G20 agenda for a strong, sustainable, balanced, inclusive recovery and a durable recovery. G20 presidency offers a unique branding opportunity for India's recent achievements, including the ability to combat COVID-19 effectively at home and abroad through vaccine diplomacy. इंडिया की जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है, जो एनडीसी टारगेट्स को सक्सेसफुली अचीव करना है, ये हाईलाइट करती है 3D ऑफ इंडिया: डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी. Mediation. It is an opportunity to India to assume the mantle of a peacemaker and a consensus builder on behalf of the global south and Ukraine crisis. US-China tensions. Maintaining its balanced stance, India needs to neutralize this situation by introducing peace talks between the two nations. Balancing the comprehensive strategic relation with major powers like US and Russia while maintaining the strategic autonomy. आपको एक स्टेबल एंड मल्टीपोलर बैलेंस ऑफ पावर भी इंश्योर करनी होगी to evolve a world order based on the principles of UN Charter, rules based, etc. On backdrop of this, it is for the first time ever during India G20 presidency, भारत वो पहला देश बना जहां पे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुई and India assured the 120 countries, more than 120 countries, around 125, to put their issues in a platform like G20 and build consensus on it. This is the first time G20 will have the highest participation from the non-member countries and international organizations. एक ओपन ट्रेड को लेकर फोकस होना चाहिए. It's time for India to raise its voice in support of a new transparent economic order and build a prosperous and just world. Unreasonable ban on certain commodities from various countries limits commerce between states and trade liberty exists. When trade liberty exists. एक तरफ ग्लोबल ट्रेड में हर किसी की एक इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी को मेंटेन करना होता है, लेकिन अनरीजनेबल जब बैन लगाई जाती हैं कुछ कमोडिटीज पे, ये इसको अफेक्ट करती हैं सप्लाई चेन. सो द पुश फॉर ग्लोबल कंसेंसस ऑन मेंटेनिंग स्टेबल सप्लाई चेन फॉर फूड एंड फर्टिलाइजर टू बिल्ड द फूड सिक्योरिटी ग्लोबली and for stable energy supplies.
ओपन ट्रेड में ये एक पहला चीज होना चाहिए। दूसरा ये है, इंडिया कुड बी द सेंटर स्टेज ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन बाय ब्रिंगिंग साउथ एशिया इनटू द पिक्चर, स्पेशली श्रीलंका एंड बांग्लादेश। Next is keeping food security and nutrition concerns in mind. International Year of Millets is being observed in 2023, and since India is one of the largest producers of millet, it should form an alliance of major millets producers for sharing of technologies and best practices in agriculture. इंडिया की जो एक्सपीरियंस रही है इन क्रिएटिंग थ्री सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स, मदुरई, कोयम्बतूर एंड अठियंडल, it can be replicated in other suitable parts of the world, supported by appropriate global financing mechanism. दूसरा, India is also planning to propose the launch of a global initiative called MIRA, Millet International Initiative for Research Awareness, for coordinating millet research programs at the international level to encourage the consumption and production of millets. इसकी सेक्रेटेरिएट रहेगी दिल्ली में, एंड इंडिया विल कंट्रीब्यूट द सीड मनी, while each G20 member will later have to contribute to its budget in form of a membership fee. Avoiding Indian representation and leadership on, sorry, advancing Indian representation and leadership on matters of global governance such as climate change, terrorism, marine security and connectivity. ये भी एक इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहेगा G20 में। इंडिया ये भी एक पर्सपेक्टिव को G20 प्रेसिडेंसी के दौरान रख सकता है। नेक्स्ट बिग थिंग इज द कोलैबोरेशन अराउंड साइंस एंड टेक। द ग्लोबल एजेंडा हैज बीन tilted towards investment, whereas science and technology are the driving force for economic diversification, sustainably urbanizing the world, and ushering the hydrogen economy and new crop varieties as the answer to both human well-being and global climate change. India can foreground its belief in a human-centric science technology and facilitate greater knowledge sharing in priority areas like digital public infrastructure, financial inclusion, tech-enabled development in sectors ranging from agriculture to education. Next is the collaboration in health sector for global health architecture. Public health has to learn from the COVID-19, with infectious diseases representing a market failure. A major global challenge is the rapidly growing antimicrobial resistance, which needs new antibiotics and collaboration between existing biotech facilities. जो इंडिया की वैक्सीन मैत्री थी, it has showcased India as the champion of vaccine diplomacy and a critical player in the health sector innovation, where India could set the agenda for the digitalization of health in line with the Ayushman Bharat Digital Mission and bring consensus for global fund for future emergencies. India can use the pharmaceutical agenda also on setting up an R&D and to promote distributed manufacturing of vaccines, therapeutics and diagnostics globally. Making India as a medical tourism destination is one of the priorities for health sector. एक और है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर डिजिटल हेल्थ, द प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ongoing digital health initiatives, which will make available the curated IT tools as digital public health goods to implement WHO Global Digital Health Strategy 2020-2025. भारत की वन हेल्थ अप्रोच इस चीज को भी रिकॉग्नाइज करती है कि जो रिलेशन है ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंट हेल्थ को लेकर। नेक्स्ट थिंग इज द कोलैबोरेशन अराउंड स्पेस टेक्नोलॉजी। ये भी इंडिया अपनी G20 प्रेसिडेंसी की समिट में इसको भी एक अपना इंटरेस्ट डेफिनेटली बता सकती है। कोलैबोरेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी। Space is the next frontier for finding solutions to problem of natural resource management.
Analyzing Earth observation data will require regional and international collaboration और इसमें एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का सपोर्ट होना एंड रिसेंटली जो इंडिया की सक्सेस रही है चंद्रयान 3 मिशन एंड सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ आदित्य L1 मिशन, इट मेक्स इंडिया एज ए ग्रोइंग पावर इन द स्पेस सेक्टर ऑल्सो। और भारत की जो रिसेंटली स्पेस पॉलिसी 2023 रिलीज हुई है, इट इज ए स्टेप टुवर्ड्स बीइंग ए ग्लोबल पावर इन द स्पेस इकोनॉमी। Redefining the digital access as universal service for digital transformation, ये भी एक डायमेंशन है, ये भी एक पैरामीटर है जो इंडिया को कंसिडर करना चाहिए G20 समिट की अगर बात की जाए, G20 में इंडिया की रोल की अगर बात की जाए। Harnessing the potential of the digital information technology revolution requires redefining digital access as a universal service that goes beyond physical connectivity to sharing specific opportunities available. So it is important to build a framework for global digital governance and have inclusive digital public architecture. The principle of data for development एक इंटीग्रल पार्ट रहेगा ओवरऑल इंडिया G20 प्रेसिडेंसी का, और डिजिटल एक्सेस को इंक्लूसिव होना जरूरी है। India could push its digital public goods to the global that are open, inclusive and interoperable. एग्जाम्पल के तौर पे कोविन, आधार, डिजी लॉकर, ONDC, यूपीआई। भारत की जो सक्सेस रही है यूपीआई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आधार ऑथेंटिकेशन इन वेलफेयर स्कीम्स, अपने आप में एक वर्ल्ड रेलिवेंस बना चुकी है। द यूज ऑफ कोविन प्लेटफॉर्म एनहांस्ड द वैक्सीन एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी। India has made a strong pitch for a TRIPS waiver to ensure equitable access to vaccine production. भारत ने एक स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन शुरू की थी to raise the awareness among citizens about the importance of staying safe online due to widespread use of social media platforms and rapid adoption of digital payments. इस चीज को भी हम G20 समिट में रख सकते हैं बाकी लीडर कंट्रीज के साथ सामने। एक G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस हमने बनाया है which seek to identify, recognize and facilitate the adoption of innovation and impactful digital technologies. एक इंडिया की G20 टास्क फोर्स ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई गई है फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट हैज बीन सेट अप। जो टास्क फोर्स है उसकी 3 चीजें हैं, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। सो ये टास्क फोर्स हैज बीन सेट अप। Global digital economy is expected to reach $23 trillion by 2025. तो ये अपने आप में डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। G20 वर्चुअल ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी ये बनाया जा सकता है टू क्रिएट ए ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, फेयर डिजिटल इकोसिस्टम। ऑल्सो एक रोड में प्रोवाइड की जा सकती है टू फैसिलिटेट क्रॉस कंट्री कंपैरिजन ऑफ डिजिटल स्किल्स एंड सेट अप द वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिजिटल स्किलिंग। अगर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करेंगे, तो उस डायमेंशन में अमॉन्ग ऑल मेंबर स्टेट्स इंडिया इज द ओनली कंट्री, भारत वो एकमात्र कंट्री है, एक ही कंट्री है which has achieved its NDC target 9 year ahead of the schedule. 2030 उसकी टारगेट थी, हमने 2021-22 में ही इसको अचीव कर लिया है। और यही अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट प्रोवाइड करती है इंडिया के केस में फॉर द टैकलिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। एट COP26 in Glasgow, India proposed Mission Life, a unique opportunity to globalize the life initiative during G20 presidency and place
individual behavior at the center of global climate action narrative as pro-planet people. PM Modi's Panchamrit announcement at COP26 established India as a climate leader. G20 will provide a platform to give a fillip to the idea of one sun, one world, one grid. Push the global north, जो developed economies हैं, on its promise of climate finance and technology transfer to the developing countries. India can speak and act on behalf of global south to ensure the new loss and damage financing facility delivers. लॉस एंड डैमेज फाइनेंसिंग के बारे में रिसेंट कॉप 27 यूएनएफसीसीसी में बात हुई थी. इंडिया इस चीज को पुश कर सकता है टू इम्प्लीमेंट इट. न्यू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एनालिसिस ये शो करती है कि इफ ऑल कंट्रीज वेर टू अडॉप्ट द काइंड ऑफ मेजर्स रिकमेंडेड बाय लाइफ मिशन लाइफ, ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन मोर देन 2 बिलियन टन्स रिड्यूस की जा सकती है 2030 तक. एंड इन टोटल the measures would also save globally $440 billion in annual energy bills. क्लाइमेट एक्शन प्लान को भी इंडिया इसमें डाल सकती है अपनी समिट के हिस्से में. अगर एनवायरमेंट की बात की जाए तो सेटअप ए लॉस एंड डैमेज फंड, ओवरऑल डेवलपमेंट फाइनेंस, प्रायोरिटाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, just treatment of people amid green transition, net zero regulation for new buildings, disincentivize the fossil fuel investment. ब्लू इकोनॉमी भी एक हिस्सा है इंडिया की प्रायोरिटीज में. द सागर डॉक्ट्रिन, clean oceans, disaster resilient infrastructure have the potential to gain traction in the G20. India will work to deliver global goods as a voice of the global south, with India's commitment to advance South-South cooperation. And that is evident from the recent unique voice of the Global South Summit hosted by India in January 2023. तो इसमें इश्यूज ऑफ डेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, फूड एनर्जी सिक्योरिटी को भी एड्रेस किया जा सकता है. नेक्स्ट बिग थिंग दैट इंडिया कुड ब्रिंग टू द टेबल इज reform of governance of multilateral financial institutions. India's G20 priority will be to continue pressing for reformed multilateralism that creates more accountable, inclusive, just, equitable, representative, multipolar international system that fits in addressing the challenges of 21st century. जो G20 एक्सपर्ट ग्रुप ऑन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स है बनाई गई है, it has recommended the multilateral development banks to adopt a triple mandate to address eliminating extreme poverty, inclusive growth, and financing of global public goods, along with a suggestion to constitute global challenges funding mechanism for global public goods. और उनकी कुछ और भी रिकमेंडेशंस रही हैं, जैसे प्राइवेट फाइनेंसिंग वर्थ $740 billion per year will be required to meet the sustainable development goals. Additional spending of around $3 trillion per year would be needed by 2030. ये बताना है उस एक्सपर्ट ग्रुप का to attain the SDG goals and attain this climate action program. फिर आती है रिवाइविंग द ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स, which is considered by G20 in 2011 needs to be revived to be paid to a green technology fund for least developed countries. इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है, इट शुड रिप्रेजेंट द वाइडेस्ट एंड मोस्ट वल्नरेबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज स्पेशली इन साउथ एशिया, and it can truly advance the intra-South Asian economic integration
which is so essential for India's rise. Advancing the interest of the developing world and assert the leadership of the global south, ये important है. This is in the context of voice of the global south summit. India needs to get ready to emerge as the chief global diplomat. जरूरी है ये. An important aim should be to end Africa's marginalization by elevating the African Union from permanent observer to a full-fledged member of the G20. और यही बात प्रधानमंत्री जी ने रिसेंट बिग समिट में कहा भी कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का एक परमानेंट मेंबर बनाने के लिए हर किसी का कंसेंसस डेवलप करना, बिल्ड करना जरूरी है और हर मेंबर्स चाहते भी हैं. India's guiding principle of women-led development is going to be a key factor in inspiring other countries towards the gender equality. जिसमें जो Women 20 grouping है, engagement group, it has adopted the 4C strategy of collaboration, cooperation, communication to build consensus and call to action to achieve its mission and goals. एक मेंबरशिप प्लेटफॉर्म को प्रपोज किया गया है टू प्रमोट द वुमेन्स लीडरशिप एट ऑल लेवल्स बाय एनहांसिंग एंड एनेबलिंग एक्सेस टू मेंटरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू एन ई प्लेटफॉर्म एंड इट वुड बी होस्टेड ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ नीति आयोग. एक डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म को भी डेवलप किया गया है एज एन एजुकेशन एंड अपस्किलिंग पोर्टल that will enable women across various geographies to gain digital, technical and financial knowledge which is crucial for the jobs and entrepreneurship in future. India is a rich and living democracy of the world. We have the values and proud tradition in the form of the mother of democracy. So ये जो uniqueness है, democracy, diversity, indigenous approach, inclusive thinking, local lifestyle, global thoughts, पूरी दुनिया आज इन्हीं चीजों को अपनी सॉल्यूशंस मानती हैं जो आज के सामने पूरी दुनिया में एक चैलेंजेस बन के खड़ी हैं. नेक्स्ट इज इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है ना, ये अपने आप में एक प्रेसिडेंसी ऑफ हीलिंग, हार्मनी एंड होप, 3H. आवर प्रायोरिटीज विल फोकस ऑन हीलिंग आवर ओन अर्थ, हीलिंग आवर वन अर्थ, creating harmony within our one family and giving hope for our one future to shape a new paradigm of human-centric globalization. जो Think 20 engagement group है, it adopted the Bhopal Declaration जिसमें health and inclusive development को priority बताई गई थी, that include the need for development transformation for global south and global governance for life, mission life, lifestyle for environment and responsible consumption, promoting Ayush child budget as part of the annual financial plan, then women led development and etc. भोपाल डिक्लेरेशन जिसमें हेल्थ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रायोरिटी बताई गई थी and the transformation for global south and global governance for lifestyle for environment. Also इसके तहत जो strengthening the culture within the G20 with the काशी culture pathway, ये एक अडॉप्ट किया गया है पॉलिसी for the repatriation of cultural property to their countries and communities and recognized threats to cultural heritage and cultural resources. So India G20 को लीड करना ये इम्पोर्टेंट है G20 के लिए भी, क्योंकि it is time now for G12 to start leading the G20 rather than G7 start leading the G20. क्या इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं फॉर इंडिया, ये भी एक सवाल है. तो या इंडिया शुड हैव ए क्लियर ग्लोबल फाइनेंशियल एजेंडा,
Countries should also have the capacity to lead the G20 year intellectually, financially, managerially and administratively. Geopolitically, इंडिया वर्ल्ड के साथ मोर एंगेज्ड रहता है, ज्यादा एंगेज्ड है कंपेरेटिवली जियो इकोनॉमिकली. द नैरो फोकस ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इश्यूज, ये भी एक मुद्दा है इंडिया के सामने. एंड टू मेक the G20 year a success, India has to address the organizational challenges where the country has an infrastructure, management and intellectual gap. So these are certain issues and challenges जो इंडिया के सामने हैं अगर G20 की बात की जाए. लास्टली कंक्लूजन की बात की जाए तो यही कहना चाहेंगे कि इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एक इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसाइसिव, कंसल्टेटिव, कोलैबोरेटिव एंड एक्शन ओरिएंटेड रहेगी टू फर्दर द ग्लोबल गुड. And it is for the first time a rare opportunity for India to set the global agenda for the world and bring common priorities for growth. As a result of the G20, in a sense, the presidency will make the world more India ready and make India more world ready. और यही वो सही टाइम है अमृतकाल में टू सेट द एजेंडा एज ए चैंपियन ऑफ ग्लोबल पब्लिक गुड्स, aligning with the priorities of the India's G20 presidency. So this was the whole comprehensive analysis of the G20 India presidency. G20 का क्या इम्पोर्टेंस है, G20 की क्या जेनेसिस रही है, क्या उसकी शुरुआती दौर रही है G20 को लेकर, G20 ने क्या अचीव किया है, क्या उसकी अहमियत रही है, G20 की क्या इश्यूज हैं और क्या चैलेंजेस है G20 के सामने. फिर हमने बात की G20 में अगर रिफॉर्म लाना है तो क्या, किस रिफॉर्म को, किस मॉडल ऑफ कोऑपरेशन को हमें ध्यान में रखना होगा. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एजेंडा बिफोर इंडिया फॉर द G20. इंडिया का एजेंडा क्या होना चाहिए G20 में. देन वी डिस्कस्ड कि इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किन चीजों को लोगों के सामने, किन चीजों को G20 लीडर्स के सामने रखेगा या रख सकता है, क्या इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा G20 में, इस पे हमने बात की. एंड एट द लास्ट वी टॉक्ड अबाउट द चैलेंजेस बिफोर इंडिया एज ए G20 या फिर एज ए कंडक्टिंग और होल्डिंग द G20 प्रेसिडेंसी. एंड एट लास्ट यही है कि जो G20 प्रेसिडेंसी है, इट विल बी एन इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसाइसिव. From the Indian perspective, this is an occasion to demonstrate the country's rising global heft and technological prowess, to celebrate India, its unity in diversity, its vibrant democracy, and the rich cultural heritage. So that's it for the my viewers to understand in comprehensive from academics point of view, from the current affairs perspective, and to know the dimensions and the developments around the G20. We hope that India will be successfully hosting the G20 presidency and will attain the new heights in the global order. And we expect our viewers to watch the video completely and ask any doubts, any queries you can post in the comment section, and we will be happy, we will be very much delightful to answer your queries and concerns or any doubts that you want to know about the G20. We will try our best to give you the follow-up updates regarding the G20 presidency in the coming days. That's it for it today.